हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीपी क्लासेस में और हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। टेट क्लासेस को लेके जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में यूपी टेट का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसके लिए कैरियर पॉइंट क्लासेस आप सबके लिए जो है ना गेस्ट पेपर बनाने का काम कर रहा है। मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर कह सकते हैं आप कि पेपर से पहले हम लोग पेपर में कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के देखने को मिलेंगे, तो उस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए आपका इस वीडियो में स्वागत रहेगा और हम लोग इस वीडियो में जितने भी साथी टेट वाले साथी मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमारे पेपर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के मैं आपको 4-5-6 वीडियो कम से कम देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 दिन तो हैं। तो 5-6 वीडियो आपको इस तरीके से देने की कोशिश करेंगे जिससे मैं पूरे सिलेबस को टच कर पाऊंगा। मतलब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किसी स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं होंगे, वो पूरे सिलेबस से होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट टाइम पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और पूरे सिलेबस की ये प्रैक्टिस होने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टार्टिंग टू आखिरी आप देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और मैंने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट के लगाए हुए हैं, तो इनको आप लगाएंगे और जितने भी लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बाकायदा समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा आखिरी तक आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी, यहाँ देखिए पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर एक सर्वे किया गया 200 छात्रों का, जिसमें 140 छात्र कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 120 छात्र मिल्क शेक पसंद करते हैं और 80 छात्र दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? ऐसे क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम से बनते हैं। बाकी परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बनेगा और इसको बाकायदा से समझ लीजिएगा कि आपके पेपर में आने के प्रबल चांस रहते हैं इसके। तो देखते हैं भाई, 200 छात्रों का सर्वेक्षण है, 2 कैटेगरी में आप विभाजित कर रहे हैं। एक के लिए आप बना रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वाले लोगों को और एक के लिए आप बना रहे हैं मिल्क शेक वाले लोगों को। ठीक है, कह रहे हैं कि 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 को मिल्क शेक पसंद है, 80 को दोनों पसंद है। तो जो छात्रों को दोनों चीज़ें पसंद हैं उनकी संख्या हम इस कैटेगरी में लिखेंगे और इनकी संख्या बेटा मैंने आपको कितनी बताई क्वेश्चन के हिसाब से 80। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 80, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है तो इस पूरे सर्कल में मिल्क शेक के 120 लिखे जाएंगे। अगर इस पूरे सर्कल में मिल्क शेक के 120 लिखे जाएंगे, जिसमें 80 आप उसी सर्कल में तो लिख चुके हैं ना, तो अगर 80 लिख चुके हैं तो केवल मिल्क शेक पसंद करने वाले या खाली ओनली मिल्क शेक पसंद करने वाले जो लोग होंगे वो कितने होंगे? 40 होंगे। ठीक, जिन्हें केवल 80 ऐसे होंगे जिसमें दोनों पसंद होंगे तो वो उस गोला को भी टच कर रहे हैं। ठीक, सेम ऐसे यहाँ बात करेंगे। 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो कोल्ड ड्रिंक के लिए आप 140 लाएंगे, लेकिन 80 तो पहले ही लिख चुके हैं। तो अगर 80 पहले लिख चुके हैं 140 में से तो बचे कितने? 60। तो 60 छात्रों को ओनली एंड ओनली क्या पसंद है? कोल्ड ड्रिंक। 40 छात्रों को क्या पसंद है? मिल्क शेक। और 80 छात्रों को दोनों चीज़ें पसंद है। ठीक, सवाल आपसे कह रहा है कि कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन में बेटा अगर हमने यहाँ पे 100 ऑप्शन रख दिया होता, अगर मैंने इसमें 100 ऑप्शन रख दिया होता तो मेरे कई सारे साथी धोखा खा के इसका आंसर 100 लगा गया। लेकिन एक बात समझिएगा कि इसमें यहाँ पे खेल है कि कम से कम एक पेय पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको मिनिमम एक पेय पसंद है, मैक्सिमम कितने भी पसंद हो सकते हैं। तो उनकी संख्या पूछी गई है जिनको कम से कम एक पेय पसंद है। एक शब्द सुनिएगा बार बार से, कम से कम एक पेय पसंद है। इसका मतलब एक पेय पसंद है और उससे ऊपर भी 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे। तो आप देखो एक पेय पसंद वाले कौन कौन है? 60 लोग हैं प्लस 40 लोग हैं। इसके बाद ये 80 भी काउंट किए जाएंगे क्योंकि इनमें कम से कम की कंडीशन लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पसंद होने चाहिए तब भी चलेगा। तो 80 लोगों को 2 शेक पसंद है तो इनकी संख्या भी यहाँ पे 2 पेय पसंद है, इनकी संख्या भी यहाँ पे जुड़ेगी क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या चाहिए जिन्हें कम से कम एक पेय पसंद है। मतलब नीचे ना जाए, कम से कम की कंडीशन लगी है, ऊपर के सभी जुड़ेंगे। तो अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो कितना होगा? 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ पाए हैं आप सभी लोग? एक बार बताते चलिए कि आपको चीज़ें बढ़िया लग रही हैं और इस तरीके से हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको पेपर में दिखाई देगा। 89 है, माइनस का फिर से आपके सामने ये रूट लग जाएगा, फिर 74 है, फिर माइनस का फिर से रूट लग जाएगा, ये 93 है और माइनस का फिर से आपके सामने एक रूट लग जाएगा, 49 है। ये क्वेश्चन इस तरीके से खतरनाक टाइप का दिखाई देगा और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है।
इसको हम लोग बोलते हैं घातांक और करड़ी वाले चैप्टर से ये सवाल है, आने की प्रबल संभावना है। बाकी इसको समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन समझ लेंगे केवल ये सवाल, इसके बाद आप कहोगे कि अगर ये आ गया तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो इसका सोल्यूशन बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हमें क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से कहाँ से? देखिए यहाँ पे आप 49 देख रहे हैं, अंडर रूट का 49 है, तो अगर अंडर रूट 49 है तो बोलो इतनी वैल्यू से आंसर 7 आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट 49 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है ना। तो अगर यहाँ से 7 मिल गया तो 93 में से 7 घटा भी लेंगे, क्या समस्या आ रही है? तो 93 में से जैसे ही आप 7 सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये देखो बेटा प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 93 में 7 जोड़ भी लेंगे, ठीक है, क्या समस्या है? तो जैसे ही आप 93 को 7 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कहानी हो गई अंडर रूट 100। क्या बन गई? अंडर रूट 100। फिर से बात समझना, यहाँ से 7 मिला था, इसके साथ ऐड कर दिया तो 100 बन गया, और अंडर रूट 100 जो होता है वो क्या होता है? 10। अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। आगे देखो 74 लिखा है और उसमें से 10 घटाने पड़ेंगे, तो जब आप 74 में से 10 घटाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 कैसे? 74 माइनस 10, क्योंकि ये पूरी चीज़ 10 बन चुकी है, तो 74 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 64। और अंडर रूट 64 जो होता है वो 8 वैल्यू होती है। यहाँ से यहाँ तक आपका जो बनेगा अंडर रूट 64, उस अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, यानी कि ये पूरी वैल्यू आपको आंसर कितना देगी? 8। इस 8 को भी हम 89 में माइनस कर देंगे, तो जब हम 89 में से 8 माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा पूरा का पूरा 81। कितना बचेगा? 81। और वर्गमूल 81 का अगर मैं कर दूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट 81 जो होगा, उससे हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा? 9। बात समझ लीजिएगा, पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसका 7 होगा, 7 उठा के इसमें जोड़ देंगे, 100 बन जाएगा, 100 से 10 मिलेगा, 10 माइनस कर देंगे 64 हो जाएगा, 8 मिलेगा, 8 माइनस कर देंगे 81 हो जाएगा, आंसर मुझे 9 मिलेगा। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन प्यारा सवाल था, आराम से इसको करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने की बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, त्रुटि प्रतिशत बताओ। मेरे साथ ऑफलाइन तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत होगी। एक बार देखते हैं कि कोई संख्या है, उसमें बोला गया छात्र से कि बेटा 8/3 से गुणा करो, और छात्र ने क्या किया? उसमें डिवाइड कर दिया 8/3 से। छात्र ने 8/3 से गुणा करने की बजाय 8/3 से विभाजित कर दिया। तो जब उसने विभाजित कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरीके से गुणा ही करना होता है, लेकिन 8/3 का नहीं किया, 3/8 का कर दिया। क्योंकि किसी चीज में 8/3 से विभाजित करना, किसी चीज में 8/3 का भाग देना का मतलब यही है कि उसमें 3/8 का गुणा करना। क्योंकि हम क्या करते हैं? भाग के चिन्ह को गुणा का बनाते हैं और अगली वाली चीज़ को पलट लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा सवाल बन गया कि 8/3 से गुणा करने की बजाय 3/8 से गुणा कर दिया। किसमें? एक संख्या को। तो ये संख्या कौन सी थी जिसमें 3/8 और 8/3 का गुणा हो गया? देखते हैं कौन सी संख्या थी। तो एक ऐसी संख्या मान लो जो इस 3 से और इस 8 दोनों से कट जाए, ताकि चीज़ें हमारी पॉइंट में ना जाएं। तो इस 3 से और 8 से कटने वाली संख्या 24 मान लीजिए, दोनों जगह आपको 24 ले लेना है। मतलब छात्र से कहा गया कि 24 में 8/3 का गुणा करो, छात्र ने 24 में 3/8 का गुणा कर दिया। ठीक, अब देखो क्या बात बनेगी। तो 3 8 24, आंसर आना चाहिए था 8 8 64। छात्र का सही आंसर आना चाहिए था 64। 3 8 24, 8 8 64। ठीक, ये हो गया आपका। लेकिन गलती से 3/8 का गुणा किया गया है, तो अगर 3/8 का गुणा किया गया तो 8 3 24 और 3 3 9 आंसर आया होगा गलती से। सही आंसर आना चाहिए था 64 और गलती से आया होगा कितना? 9 आंसर आया होगा। तो जब मैं यहाँ पे 9 देख रहा हूँ तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी त्रुटि हो गई। तो आप देखेंगे 64 से 9 अगर आंसर आया है तो 64 माइनस 9 कर लीजिए। आप कहेंगे कि इसमें प्रतिशत कमी होने वाली है, आंसर कम हो गया है। कितना कम हो गया? तो 64 में से 9 माइनस करना, 55 कम हो गया। कितना? 55। कितने से? 9 से। कितने से? सॉरी 64 से। फाइनल आंसर, सही वाला आंसर नीचे लिखा जाएगा। तो 64 से। कितने से? 64 से गुणा 100। तो 55/64 गुणा 100 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 25 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा, बाकी इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट कर लेना। आंसर आपका आ जाएगा 85.9%। आंसर आपका आ जाएगा 85.9%। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। और मैंने फिर कहा कि अगर कोई ऑफलाइन वाला साथी देख रहा है तो ज़रा बताए कि आपकी कॉपी में इस तरीके से सवाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ज़रा ये भी आप कंफर्म करेंगे कि आपके इस तरीके से क्वेश्चन कराए गए या नहीं कराए गए। ठीक है, चलिए बेहतरीन।
है ना। चलिए, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से देखना है। इस दशमलव वाली चीज़ों को भिन्न में लिखा गया 0.23232323 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा मुझे खुद नहीं पता। कह रहा कि इसको भिन्न में बदलेंगे तो परिणाम क्या होगा, भिन्न में बदलेंगे तो परिणाम क्या होगा। तो मैंने आपको आवर्ती भिन्न पढ़ाई थी, और ये कहा था कि ऐसी भिन्न जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, ऐसी भिन्न जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही हो तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। यानी कि इस चीज़ को ही हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, देखो क्या रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3, यानी कि 23 रिपीट हो रहा है। तो 0.23 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है। अगर किसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन हो रहा हो उसका, तो आप उसी नंबर्स को उठा के उसके ऊपर एक लाइन बना देंगे। तो मैं कहता हूँ इसकी आवृत्ति बार बार हो रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो 0.23 ये बार लग गया। अब कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसको भिन्न बनाओ। तो आपको ये भी क्लास में पढ़ाया गया कि जब भी हम किसी नंबर्स के ऊपर से बार हटाते हैं तो उतने ही अंकों के बाद नीचे 9 आ जाता है। तो 1 अंक 2 अंकों के ऊपर से अगर बार हटेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23/99। 23/99 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है। ये आवर्ती भिन्न में होता है, जितनी अंकों के ऊपर से बार हटाया जाता है उतनी बार नीचे 9 आ जाता है, भिन्न बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, और आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाया है और साधारण ब्याज भी पढ़ाया है। यहाँ पे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, फटाफट से बनाइएगा। मैं 1 सेकंड 2 10 12 15 सेकंड के लिए आपका इंतजार करूँगा कि आप इसमें कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि 800 रुपये का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में ब्याज बताना है ना। तो यहाँ देखो बेटा, मूलधन कितना है, 800 रुपये है, रेट कितनी है, 10% है, और टाइम कितना है, 2 ईयर का टाइम है, और आपसे सीआई पूछ रहा है, सीआई बताओ। और बहुत प्यारी ट्रिक आपको मैंने बताई थी कि आप इस चीज़ों को कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। क्या फ्रैक्शन मेथड होता था कि जो हमारी रेट होगी उसकी फ्रैक्शन बना लूँगा, तो हमारी दर जो है वो 10% है, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है ना, 1/10। 1/10 को भी मुझे कैसे लिखना है कि 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे 10 से 11, 10 से 11 आया याद, 10 से 11, 10 से 11 2 बार मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, 10 से 11, 10 से 11 हो गया। इसके बाद देखिए मैं इधर गुणा करता था, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 121, और इनका डिफरेंस हो जाएगा 21। ये बन गया मेरा मूलधन, ये बन गया मेरा मिश्र धन, और ये बन गया ब्याज। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 100 और 121 मल्टीप्लाई कर दिए सीधे सीधे, 100 और 121 और 21। अब हमारे हिसाब से जो मूलधन 100 दिख रहा है वो एक्चुअल में 100 नहीं है, वो 800 है। जो हम लोग अपने फ्रैक्शन में 100 मूलधन निकाल के लाए हैं वो एक्चुअल में कितना है, 800 है, यानी कि 8 टाइम्स है। तो अगर भैया मूलधन 8 टाइम्स है तो जो ब्याज मिलेगा वो भी तो 8 गुना होके मिलेगा। तो जो ब्याज आपको 21 रुपये दिख रहा है ये भी अपने आप का 8 गुना हो जाएगा बेटा, और इसका 8 गुना करूँगा तो 168 रुपये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, 168 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन बन गया। देखिए भाई, नेक्स्ट वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आ गया भाई। वर्क एंड टाइम से सवाल आ गया कि PQR किसी काम को 5, 6 और 8 दिन में करते हैं। ऑफलाइन वाले साथी हमारी बात को सुने जरा ध्यान से। हमने यही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन कारणवश हम लोग उस दिन से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं चला पा रहे हैं, और इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। और मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बस यही कर सकते हैं कि आपसे हम ऑनलाइन चीज़ें कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमसे छूट रही थी, जो चीज़ों को हम नहीं कवर करा पाए, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस बार परीक्षा में जाने से पहले उनका कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाएं। ठीक है, देखते हैं भाई, इसको देखते हैं एक बार। वर्क एंड टाइम का है। देखो, P जो आदमी है वो करता है काम 5 दिन में, और Q जो है वो करता है 6 दिन में, और R करता है 8 दिन में। ठीक, ये हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा काम करने के दिन बताए गए हैं। हमसे बोला ये जा रहा है कि यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना भाग पूरा कर लेंगे।
यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वर्क एंड टाइम का अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए कि वो इतने 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 दिनों में कार्य करते हैं, तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा एलसीएम मेथड। क्या लगाना पड़ेगा? एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड क्या होता है अभी सिखा देता हूँ। जो उनके द्वारा दिन दिए गए हों उनका एलसीएम कर लेना, और 5, 6 और 8 का जब आप एलसीएम करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। देन हमें क्या करना है कि 120 काम हमारे हो गए टोटल, और इसको कोई व्यक्ति पी है वो 5 दिन में करता है। तो अगर 120 कामों को 5 दिन में करता है तो मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो एक दिन में वो 24 काम करता होगा। कितना करता होगा? 24 काम। ऐसे ही क्यू जो है वो 6 दिन में 120 करता है, तो अगर 6 दिन में 120 करता है तो मैं 6 का भाग दे दूंगा तो एक दिन में वो 20 काम करेगा। ऐसे ही आर 8 दिन में 24 काम करता है, 120 काम करता है, तो अगर 8 दिन में 120 काम करता है तो मैं 8 का डिवाइड कर दूंगा, और 8 का डिवाइड करने के बाद आपके 15 काम एक दिन में हो जाएंगे। ठीक। पी एक दिन में 24 काम करेगा, क्यू एक दिन में 20 काम करेगा, आर एक दिन में 15 काम करेगा, और टोटल काम कितने हैं? 120। 120 कहाँ से आए थे? इन तीनों का एलसीएम। और ये 24, 20, 15 कहाँ से आए? एक एक का भाग देते जाएंगे। 120 में 5 का भाग, 6 का भाग, 8 का। ठीक, आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा कि एक दिन में कितना कार्य हो पाएगा। तो देखो अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कार्य कितना होगा? 20 और 15 35, 35 और 24 59 काम आपके होंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना कार्य होगा? 59। कैसे? 24, 20, 44, 15, 59। और कितना भाग पूछ दिया है कि कितना भाग पूरा हो पाएगा। तो भाग के लिए हमें देखना पड़ता कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितने में से, कितने में से, टोटल क्या है। तो यहाँ टोटल बेटा 120 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 59/120 भाग ही हमारा राइट आंसर है। 59/120 हमारा राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, 59/120 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बात खत्म। ये हमारा राइट आंसर लिखो। कोई दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत होगी, आराम से इस चीज को समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से आयत होता है, ये इसकी L होती है और ये इसकी B होती है। कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, यानी कि L माइनस B की वैल्यू आपको 23 दी जा रही है। L माइनस B क्योंकि अंतर डिफरेंस होता है तो मैंने घटा दिया। आगे देखो, कह रहा है कि इसका परिमाप 206 है। तो परिमाप 206 है तो परिमाप का तो प्रॉपर एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस V बराबर 206। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई उसको लगाएंगे प्लस 206 जो दिया गया है बराबर में वो लिख दूंगा। तो 2L प्लस B बराबर 206। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से L प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 103। L प्लस B की यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू आ गई कितनी? 103। और लंबाई माइनस चौड़ाई की वैल्यू 123 आपको पहले ही दी गई थी। क्लियर है ना? L प्लस V की वैल्यू आ गई 103 और L माइनस B की वैल्यू हमें दी गई थी। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। भैया क्षेत्रफल तो तभी बता पाएंगे जब L और V निकाल लाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? L इंटू V, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको लंबाई अलग निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई अलग निकालनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुन लो बेटा ध्यान से। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ों का अंतर दिया जाए और फिर उसी के साथ तुम्हें उन्हीं दोनों का जोड़ दिया जाए, देखो अंतर दिया गया 23 और जोड़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दिया गया 103। अगर कभी किसी चीज़ों का अंतर दिया जाए और उन्हीं दोनों का जोड़ दिया जाए तो हम वो दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो आपने बचपन में सीखा था कि हम प्लस प्लस माइनस कर देंगे और ये सब कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया कैसे कि B से B कट जाएगा, 2L बराबर आ जाएगा हमारे सामने 126। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ से मैं 2L है, तो जब मैं L की वैल्यू निकालूंगा तो L बराबर आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी 63। L की वैल्यू आ जाएगी 63। L बराबर आ गया 63। ठीक। और जब L बराबर 63 आ जाएगा तो फिर मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें L की वैल्यू 63 निकलूंगा और 63 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 103 में से 63 माइनस करूंगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 40। कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है। तो एक बार हमें पास दोनों का जोड़ है और एक बार हमारे पास दोनों का डिफरेंस है। हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। B से B माइनस हो जाएगा, 2L की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से फिर B की वैल्यू निकाल लेंगे। जब L और B दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करना है? 63 × 40 कर लेना, आंसर आ जाएगा। 63 × 40 करके आपका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 2520। देख लेना, अपना मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन जो था उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे करा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से बनाइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है और इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। कह रहा है कि A प्लस B, नहीं
सॉरी ए और बी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। मतलब अगर कहीं ए पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच में और लिखा है तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस 1 ये कर देंगे। तो ए और बी का मान हमें ये दे दिया गया। एक चीज़ और दे रहे हैं, ये दिया है यहाँ पे, एक कोडिंग है एक तरीके से। कह रहे हैं कि अगर कहीं $V दे देते हैं तो $V मतलब दोनों लोगों के बीच में अगर डॉलर है तो क्या हो जाएगा, a लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 जोड़ देंगे। ये कोडिंग है। और की कोडिंग ये है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस 1, और डॉलर की कोडिंग है कि पहला ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 लिख देंगे। ठीक, ये कोडिंग हो गई दोनों की। अब हमसे एक समीकरण सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि $4.3 सॉल्व करो पहले। तो देखो बेटा, $4.3 जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी पैटर्न से तो चलेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 और 3 आ जाएगा तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 4 का 4, फिर 3 यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर, तो सेकंड वाले का स्क्वायर 9 प्लस 2 है ना। पहली चीज़ ऐसे ही उतार दी, दूसरे का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 कर दिया, तो 9 4 13 और 2 15 आ जाएगा। तो बोलो इस ब्रैकेट का मान कितना आया, 15। लेकिन जब मैं इस ब्रैकेट के आगे सवाल पढ़ूंगा तो कह रहा है कि ब्रैकेट के बाद और 2, तो यानी कि अब 15 और 2 का सवाल बताना पड़ेगा। 15 और 2 का सवाल बताना पड़ेगा इस कोडिंग के आधार पे, है ना। 15 तो पहले का आया, फिर उसके साथ और 2 लगाना है। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस 1। तो देखो बेटा, पहले का स्क्वायर 225 प्लस दूसरा यानी कि 2 और प्लस 1, ये वाला पैटर्न मैंने फॉलो कर लिया। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस 1, तो ये 225, 2 227 और 1 228 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कोडिंग बेस्ड सवाल है, आप इसको समझिएगा। मेरे वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, आराम से समझ लेना, आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास में फिर से करा दूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपके सामने, 9th क्वेश्चन आ गया है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल जो होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को देख के कई बार ये ट्रेंड बन जाता है कि पेपर बहुत सरल आ रहा है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा भाई, फटाक से बताओ। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुने मतलब डिफरेंट चुनना है, 3 एक तरीके से समान होंगे, एक अलग होगा। तो देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ 49 है, यहाँ 24 है, यहाँ 80 है। 49 जो आपका है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग है। क्या है बेटा, पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग काहे का है, 7 का। बाकी आप देखिए 80, 24 और 15 किसी के स्क्वायर नहीं है, तो आपका डिफरेंट जो होगा वो 49 होगा। डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा, 49 होगा। ठीक, बात क्लियर है एकदम से। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये है आपका 10वां। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो श्रृंखला कौन सी है, 14 के बाद 22 है, फिर 32 है, फिर 44 है, और फिर आपका 58 है, फिर 74 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए भाई क्या आएगा, तो देखिए इसको हम सबसे पहले, अगर किसी भी सीरीज का अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो हम सबसे पहले प्लस माइनस ही देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस करते हुए जा रहे हैं, हर बार बढ़ रहा है। तो एक बार देखिए, 14 से 22 बन गया तो प्लस 8 हो गया बेटा। 22 से 32 बन गया तो प्लस 10 हो गया। 32 से 44 बन गया तो प्लस 12 हो गया। 44 से 58 बन गया तो प्लस 14 हो गया। 58 से 74 बन गया तो प्लस आपका 16 हो गया। और नेक्स्ट अब आप खुद बता देंगे, हाँ 16 ही जोड़ा है, हाँ ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट अब आप खुद बता देंगे कि 74 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 8, 10, 12, 14, 16, तो अब क्या जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा। और 74 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर जो है वो 92 आ जाएगा। आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 92। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे साथी जितने भी अभी तक क्लास आ गए, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी तक हमारे साथ साथ अगर क्लास है तो एक बार आप इस क्लास की ना रेटिंग बता दीजिएगा। एक बार इस क्लास की रेटिंग बता दीजिएगा। रेड वाला हार्ट अगर आप हमें भेज देंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप क्लास से टोटली सेटिस्फाइड है। ठीक है, अगर आप अपना थंब भेज देंगे, अगर आप अपना थंब भेज देंगे येलो वाला थंब, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप थोड़े थोड़े सेटिस्फाइड हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं पे आपको भी डाउट रह जा रहा है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों के अलावा कुछ भी भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मामला गड़बड़ है, आपको चीज़ें कम कम समझ में आ रही हैं। ठीक है, मैं अगली क्लास में उसी हिसाब से काम करूँगा। रेड हार्ट मुझे चाहिए जब आपको पूरा समझ में आ रहा हो, और अगर आपको थंब एक्सप्रेशन भेजते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि समझ आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं रह जाता है। और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि मामला पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है। अब देखो बेटा, कोटिपूरक जो कोण होते हैं ये आप लिख लीजिए, बाकी मैं एक अलग से क्लास कर दूंगा। एंगल वाली आपकी क्लास जो है ना वो इसी चैनल पे आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चैनल आपको सब्सक्राइब क्यों करके रखना है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक एंगल की क्लास ला रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए एक मीन, मीडियन और आपकी मोड, इसकी क्लास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, एंगल की क्लास हो जाएगी, मीन मीडियन हो गया, और इसके अलावा मैंने आपको उस दिन क्या पढ़ाया था, पॉलीगॉन आपका ऑफलाइन क्लास में हो ही गया है, तो इसमें जितना बताया था उतना पर्याप्त रखिएगा। इनके अलावा भी मुझे अगर कोई टॉपिक समझ आएंगे तो मैं वहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हालांकि अभी आप कोटिपूरक कोण समझ लीजिएगा कि जो कोटिपूरक कोण है वो क्या है, तो आप यहाँ से समझेंगे इसको। जिन कोण का योग जो है ना वो 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग जो है ना 90 डिग्री होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। कह रहा है कि दो कोटिपूरक कोण है, उनका अंतर 40 डिग्री है। हमें पता है कि कोटिपूरक वही होते हैं जिनका योग 90 होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि a + b = 90 है। ये कह रहा है कि अंतर 40 है, तो a - b = 40 है। ठीक, कह रहा है कि दोनों कोण बताइए। अच्छा भाई, दोनों कोण बताएं। हमने ये लिखा है अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता है कि कोटिपूरक वही होता है जिनका योग 90 डिग्री होता है, और अंतर ये दे रहे हैं। जब हमारे पास दोनों का एक बार जोड़ है एक बार घटाना है, तो मैंने आपको शायद पिछली बार बता नहीं पाया था, अभी बता दूं कि अगर मुझे बड़ा कोण चाहिए, एक बार दोनों का जोड़ मालूम है, एक बार दोनों का घटाना मालूम है, अगर मुझे बड़ा कोण चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, तो 90, 40, 130 का आधा 65। अगर मुझे छोटा कोण चाहिए, अगर मुझे छोटे की वैल्यू चाहिए, तो मैं इनको घटा के आधा कर दूंगा। 90 में से 40 गया, 50 का आधा 25 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 65। कहीं आइए, 25 और 65, ऑप्शन नंबर सी, 25 और 65। ये समझ लीजिएगा, वरना आप अपना कैलकुलेशन करेंगे, पूरी इक्वेशन सॉल्व करके लाएंगे, और नहीं तो मैंने ये तरीका बता दिया। अगर कभी भी आपको दो चीज़ों का जोड़ और दो चीज़ों का घटाना दिया रहे, तो एक बार जोड़ के आधा कर देना, एक बार घटा के आधा कर देना, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। 12, 10, 12 को 12 से भाग देना है। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को भी मैं ही कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में फेंक के मार देना, और आपका आंसर आ जाएगा, मैं खुद ही देख लूँगा। तो इस क्वेश्चन में जो भी यहाँ तक वीडियो देख के आया है, तो वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 12, 0, 12, 12, ये सब में बहुत बार 12 आ गया। तो इसमें इसका क्या आंसर आएगा कमेंट में बता देना, मैं देख लूँगा। भाग ही करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका पेडागोजी से आ गया, यानी कि गणित शिक्षण से आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी तो आपकी है ही साइकोलॉजी, लेकिन आपको पर्यावरण वाले में, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में या संस्कृत वाले में और मैथ वाले पोर्शन में, इन सारे पोर्शन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कह लीजिए, 1-2 क्वेश्चन कह लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपको हर बार गणित शिक्षण के मिलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन गणित शिक्षण का आ गया। देख लीजिएगा कि किसी विद्यार्थी को निम्न में से क्या आंकना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप सभी लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। बाकी इसमें कह रहे हैं कि गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता गलत हो जाएगा, शिक्षक को सुनने की क्षमता गलत हो जाएगा, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आएगा गणितीय संप्रेषण जो है ना वो आंकना चाहिए, क्योंकि गणित के पेपर की बात होगी तो फिर पूरे गणित की बात होगी। ठीक है ना, इसमें हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पे बात नहीं करेंगे, गणितीय संप्रेषण पे बात होगी। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा, ये आपको साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, महा इजी सवाल, महा सरल कह लो इसको, महा इजी कह लो, कुछ भी कह लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आप सबको पता है कि 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक लगी होने पे बहुत सारे साथियों को धोखा हो जाता है, तो ये धोखा ना हो इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए कि एक जो है वो ना भाज्य वाले सेक्शन में जाती है, ना अभाज्य वाले सेक्शन में जाती है, ना भाज्य ना अभाज्य। ये एक जो है ये विषम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी इसमें ख़त्म करते हैं। आगे देखिएगा, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 है। अच्छा भाई, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 बटे 2/3, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 कितना है, 24।
तो भैया ऐसे लिख लेना, संख्या का 3/4 का 2/3 बराबर 24। अब यहाँ से संख्या निकालने की कोशिश करना। तो जब हम संख्या निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें इधर से उठ के उधर चली जाएंगी, पक्षांतर हो जाएगा। तो जब मैं इसका पक्षांतर करूँगा तो 24 तो पहले ही वहाँ बैठे थे चौधरी बन के, ये उधर से जाके पलट जाएंगे तो 4/3 बन जाएंगे, और ये भी जाके उधर जाके 3/2 बन जाएंगे। ठीक, हम इनको काट देंगे, 3 से 3, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48 हमारा आ जाएगा संख्या। कौन सी संख्या आ गई? जिस संख्या की बात हो रही थी वो कितनी है? 48। लेकिन यहाँ आंसर 48 है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 बताओ। तो उस संख्या का 1/4 बताओ, तो 48 का 1/4 आपसे पूछा गया है। तो जब हम 48 का 1/4 निकालेंगे तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? 12। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? 12। वेरी गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका सवाल आ गया है, फटाफट से देख लीजिएगा। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 है। तो क्या पूछ रहे हैं? A + B + C/C का मान बताओ। अच्छा भाई, कई सारे लोग जो चैप्टर नहीं पढ़ के जाएंगे, जिनकी मैथ वीक है, जो पिछले 3 महीनों से ये बहानाबाजी कर रहे थे कि नहीं मुझे तो गणित समझ में ही नहीं आएगी, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ता रहूँगा, मैं हिंदी पढ़ता रहूँगा। अगर ऐसी चीज़ें आप कर रहे थे तो ये क्वेश्चन देख के घबराने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी हैं, क्लास करी हैं, तो आप जान लेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 लिखा होगा तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 7 है। जो उनके सामने लिखा भाई उसकी वैल्यू, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो जब मैं यहाँ जाऊँगा तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा? तो A की वैल्यू 3 + 4 + 7/7, 4 3 7 7 14, 14/7 करेंगे तो बेटा आंसर 2 आएगा। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा एक आध साथी धुरंधर जरूर ऐसा होगा जो यहाँ से 7 से 7 को काट देगा और 4 और 3 7 आंसर लगा के आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला 7 आंसर नहीं है, पहले हमें ऊपर की चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। 4 3 7 और 7 14, और 14 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 आंसर आएगा। ठीक है, पहले जोड़ लिया जाएगा फिर भाग किया जाएगा। बात क्लियर है ना एकदम से? नहीं तो 7 से 7 काट के और आंसर 7 दे के आ जाओ, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया था, बहुत प्यार से पढ़ाया था। जो भी साथियों ने पढ़ा है मुझे लगता है कि आप सारे सवाल बना के आएंगे, इसको भी बना ही देंगे। देखो कैसे करना है। यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करो। तो 8 छंग 48, 48 की 8, इसका 8 का गुणा 9 में करो, 8 नेम 72, 72 की 2, इस 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, बस यही तो आंसर है। केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में कर लेना, आंसर आ जाएगा। 8 छंग 48 की 8, 8 नेम 72 की 2 और 2 दूनी 4, खत्म कहानी। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया है, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है, देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना बेटा, वो विक्रय मूल्य का 3/2 है, और मेरी पढ़ाने की शैली ऐसी है कि मैंने आपको ये बात सिखाई जरूर होगी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो हम इसी भिन्न में ही दोनों चीज़ें देख लेंगे कि कौन 3 है कौन 2 है। इसी भिन्न में देख लेंगे, कोई मानने की जरूरत नहीं कि एक को 100 माने फिर एक को हम 150 लिखते घूमें, क्यों लिखना है भाई। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य के बाद का लगा है तो विक्रय मूल्य मिलेगा नीचे। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो है 2, और अगर विक्रय मूल्य 2 हो गया तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3। क्रय मूल्य कितना होगा? 3। उल्टा लिखा है, विक्रय मूल्य ऊपर लिखा है, क्रय मूल्य नीचे लिखा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो जिसके बाद का लगा होता है वो नीचे मिलता है, तो विक्रय मूल्य 2 हो गया, विक्रय मूल्य 2 हो गया तो क्रय मूल्य 3 हो जाएगा। ठीक, अब आ गया क्रय मूल्य मतलब खरीदी थी चीज़ कितने की? 3 की। कितने की खरीदी थी? 3 की, और बेच रहे हैं 2 की। तो भैया 3 की चीज़ अगर 2 में बेच रहे हो तो तुम घाटा कर ले रहे हो। कितने का? 1 का। कितने पे? 3 पे, गुणा 100। तो आप अगर 2 रुपया में बेच पा रहे हो 3 की खरीद के, तो इसका मतलब है 3 की खरीद के 2 में बेची, घाटा हो गया 1 रुपये का। तो अगर 1 का घाटा है 3 पे गुणा 100, तो आंसर आएगा 33 से 1/3% की हानि। इसमें देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लाभ के भी हैं हानि के भी हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि 33 से 1/3% लाभ है कि हानि है। तो हानि है, क्यों? क्योंकि 3 की खरीद के 2 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये आराम से आप समझ पाएंगे, एक लाइन का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना
छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो देखो भैया, बड़ी संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखे ले रहे हैं x और छोटी वाली नंबर को हम लोग लिखे ले रहे हैं y। कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का 2 गुना यानी कि 2x, छोटी संख्या के 5 गुना यानी कि 5y से 3 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? इसका 2 गुना इसके 5 गुना से 3 ज़्यादा है, मतलब कि डिफरेंस है 3। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। बड़ी वाली संख्या का 2 गुना छोटी वाली संख्या के 5 गुना से 3 ज़्यादा है, इसका मतलब है डिफरेंस है 3। तो बीच में माइनस बराबर 3 लिख दिया। आगे आओ। बड़ी संख्या का 4 गुना यानी कि इसका 4 गुना तो 4x, और छोटी संख्या के 3 गुना यानी कि 3y का योग 71 है। तो योग 71 है तो बराबर में प्लस और बराबर में 71। ठीक, तो 2x माइनस 5y बराबर 3 और 4x प्लस 3y बराबर 71। तो कह रहा है कि संख्याएं क्या हैं, उनकी संख्याएं बताओ। कैसे निकालेंगे संख्याएं? बड़ा प्यार से निकालेंगे। देखो भाई, जब भी हमारे सामने ऐसी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आपको पता है कि हमें एक चीज़ को कैंसिल आउट करना पड़ता है। कैसे? आप देखिए, यहाँ 4x है तो हम इसको भी 4x बना सकते हैं। कैसे 4x बना सकते हैं? देखो भाई, अगर हमें इसको 4x बनाना है तो इस पूरी कंडीशन का 2 गुना कर दो, तो ये 2 दूनी 4x बन जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू निकाल देगा हमारा। ठीक है, ये तो पढ़ा है ना आपने। तो देखो, इसमें जब हम 2x का गुणा करेंगे, 2 में 2x का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4x, फिर माइनस के 10y बराबर 2 3 6। इस पूरे समीकरण का हमने 2 गुना कर दिया, 4x माइनस 10y बराबर में 6। आगे जो समीकरण है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, तो 4x प्लस का 3y है और बराबर में 71 है। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो ये आपके इक्वेशन जो है ना एक दूसरे से घट जाएंगी, तो माइनस 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 हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, और 10y और माइनस की 3y, ये दोनों ही चीज़ें माइनस की हैं, तो माइनस का 13y हो जाएगा इधर, और माइनस का 13y है, और 71 और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस का 65 हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? और y इक्वल टू 5 आएगा तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, बड़ी संख्या फिर आपकी 14 होगी, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब छोटी संख्या हमारी 5 आ गई तो फिर हमें बड़ी संख्या निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही आंसर हमें जो है ना वो 5 दे रहा है, तो फिर आप ऑप्शन से चीज़ें बना लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका ईजिली तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये स्लाइड का आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हमने 20 सवालों की ही एक ये सीरीज बनाई है और मैं डेली 20 ही सवाल कराऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन एंगल वाले होंगे और जो भी चीज़ें चतुर्भुज की होंगी, ट्रायंगल की होंगी, उनको मैं हर सेक्शन में लेकिन कराऊंगा 20-20 के ही थ्रू। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो, 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात करिए। इसमें समस्या आएगी कि जो लोग गर्ल्स हैं ना, वो कभी भैया गड्डी नहीं देखी होंगी, है ना। हाँ, हालांकि एक आध लोग इतने अल्ट्रा प्रो लेवल के होंगे कि उन्होंने गड्डी भी खेली होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि सबने खेली होगी, और अगर खेली भी होगी तो क्या है, एक गेम है जरूर। मैं ये नहीं कह रहा कि जुआ खेला है, गड्डी खेलना अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास प्रायिकता की बात जब भी होगी, प्रायिकता का सवाल जब भी आएगा, तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स, मतलब आपके पक्ष में कितने पद हैं अपॉन कुल पद कितने हैं। आपके पक्ष में टोटल कितनी चीज़ें हैं और आपके कुल कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप हमें इसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ सिंपल सी भाषा में, पक्ष में पद और आपके कुल पद। ठीक, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब अगर आपको पता होगा तो देखिए, मैं गड्डी की एक बात बता दूं कि गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक, इसके अलावा इसमें 4 कैटेगरी में बटे होते हैं, और उनको फिर मैं पढ़ाने नहीं जा रहा, बस उसमें ये बात समझ लीजिए कि जो 4 कैटेगरी में बटे होते हैं उनमें सब में एक एक इक्का होता है। तो इस कैटेगरी का एक इक्का, इसका एक इक्का, इसका एक इक्का, इसका एक इक्का। तो बताओ 52 पत्तों में टोटल इक्का कितने होंगे? 4। ऐसे ही करके आपके क्वीन पूछ ली जाती हैं, रानी आने की संभावना बताओ, तो वो भी 4 होती हैं, है ना। ऐसे करके किंग पूछ लिए जाते हैं कि किंग आने की संभावना बताओ, वो भी 4 होते हैं। मैंने कहा ना कि 52 पत्ते जो हैं वो 13 की कैटेगरी में 4 चीज़ों में बटे होते हैं। ठीक, और वो 4 चीज़ों में बटने के बाद फिर उसमें एक इक्का होता है, एक रानी होती है, एक किंग होता है, 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता है ना, तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये एक इक्का यहाँ, एक इक्का यहाँ 4, तो 4 इक्का हो गए। अब आप बताओ, जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो अब कह रहा है कि इक्का निकलने की प्रायिकता बताओ। तो इक्का निकलने की प्रायिकता तो वही है ना, आपके पक्ष में कितने इक्का हैं? 4, तो ऊपर लिखा जाएगा 4 अपॉन कुल पत्ता, कुल पद तो 52 है, तो 4/52 को जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 1/13 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
1/13 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद इतना रखिएगा कि आपके पक्ष में कितने पद हैं अपॉन टोटल पद कितने हैं। ठीक, तो ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का सवाल था और इसको इतना रखते हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। बाकी यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स बाय अवैसर ये मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, इजी एक्सप्लेनेशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम फोकस्ड होंगे, इन सारी चीज़ों पे मैं फोकस रखूंगा। और जब तक आपका 2, 3 और 4 जुलाई को एग्ज़ाम है, उससे पहले मेरी जो भी क्लासेस आएंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो यूपी टेट बेस्ड क्लास होंगी। ठीक, और मैंने ये पैटर्न बना लिया है कि मैं 20-20 क्वेश्चन के वीडियो लाऊंगा। जैसे आज मैं पहला लाया हूँ तो 20 क्वेश्चन का एक गैस पेपर रहेगा और ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ रहेगी जहाँ से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इनसे वीडियो से क्वेश्चन मिलें। ठीक है, तो इनको बड़ा आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। और अगर कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट में चीज़ें बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि आपको चीज़ें 100% कहीं ना कहीं समझाई जा पाए। जो लोग हमारे साथ ऑफलाइन क्लास के लोग देख रहे हैं, ऑफलाइन क्लास के वो लोग पूरा प्रयास रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अच्छा, जो लोग ऑफलाइन के नहीं हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक काम कर लीजिएगा। क्या करता है, चलो इस वीडियो के बाद एक काम करिएगा, आप एक नंबर लिख लीजिएगा, इस पर मैसेज कर देना। फिर मैं आपको अगली वाली क्लास में टेलीग्राम का पूरा बता दूंगा, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस नंबर पे आप चाहें तो मैसेज करके ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं और मैं एक ग्रुप बना दूंगा यूपी टेट के लेके, जो भी यूपी टेट वाले साथी होंगे, अगर कोई बाहर से आता है तो ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पे आपको दे दूँगा। और साथ ही साथ जो भी मेरे पास अदर सब्जेक्ट की चीज़ें आएंगी, पर्यावरण से संबंधित है, हिंदी से संबंधित है, तो जो भी लास्ट के 7-8 दिन में हमारी तरफ से जो कुछ किया जा सकता है वो आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस पर नंबर पर मैसेज करने से पहले ये ज़रूर ध्यान लेना कि अपना नाम लिखना है और आपको यूपी टेट 2026 लिखना है, यूपी टेट 2026 और अपना नाम। ठीक, ये आप उन लोगों के लिए सुविधा है जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़े। और बाकी जो ऑफलाइन क्लास के जुड़े हुए साथी हैं वो भैया आपके पास तो व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। और आज की इस क्लास के बारे में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसको कंटिन्यू किया जाए, रोक दिया जाए, क्या किया जाए, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं नई क्लास में नई जानकारी के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।